हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमने हमारी जो दिल्ली सल्तनत जो शुरू कर रखा था मध्यकालीन भारत में, उसमें हमने गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया, खिलजी वंश कंप्लीट कर लिया और तीसरा जो है हमने वंश शुरू कर रखा है उसका नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश में हमने पिछली वीडियो में गयासुद्दीन तुगलक को देखा था और आज जो हम उसका सेकंड शासक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तुगलक वंश में से मोहम्मद बिन तुगलक में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इनका टाइम पीरियड था 1325 से 1351 ईस्वी। देखिए, पिता गयासुद्दीन तुगलक जो कि इससे पिछला शासक था की मृत्यु के बाद मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में गद्दी पर बैठा। इनकी उपाधि क्या थी? जूना खां। उसके राज्यारोहण का किसी ने भी विरोध नहीं किया। वह मुक्त हस्त से धन, उपाधियां और जागीरें प्रदान करता हुआ निर्विरोध शासक बन गया। मतलब कि जब गद्दी पर बैठा तो उसका किसी ने विरोध नहीं किया, बिना विरोध के वो शासक बन गया। इसे इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में भी जाना जाता है। ये पूछा भी जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख बोला जाता है या फिर मूर्ख शासक के नाम से दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक या सुल्तान फेमस है? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा बेटा था। इसका मूल नाम जूना खां या फिर कहीं कहीं जोना खां भी लिखा होता है। इसके पिता ने जूना खां की शिक्षा की समुचित मीन्स अच्छी व्यवस्था की थी। इसको अच्छा पढ़ाया लिखाया। यह सैनिक और बौद्धिक गुणों से भी परिपूर्ण था। वह एक बुद्धिवादी शासक था कि काफ़ी बुद्धिमान शासक था। अफ्रीकी यात्री आया था इसके समय में इब्न बतूता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में इब्न बतूता किसके काल में भारत आया? तो किसके काल में भारत आया? ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आता है। इब्न बतूता कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित ईंटों से एक महल बनवाया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने, इब्न बतूता क्या बताता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा हुआ है, इसके जो पिताजी थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने तुगलकाबाद में सोने से जड़ी हुई ईंटें, सोने की ईंटों से एक महल बनवाया था। उसके अंदर एक कुंड बनाकर उस कुंड को सोने से भर दिया था। ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें इब्न बतूता जो है इस यात्री, इसके विवरण से हमें पता चलता है। इसने जो किताबें लिखी उससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक इच्छा अनुसार इस धन का उपयोग करता था कि इसके पिताजी ने जो सोने की ईंटों का महल बनवाया था और उसमें जो कुंड खुदवा कर उसमें उसको सोने से भरा था, तो जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना तो ये इस सोने के कुंड से सोना निकालकर इसको अपनी इच्छा से इस धन का उपयोग करता था। सुल्तान ने अपने चचेरे भाई मलिक फिरोज को नायब का पद दे दिया, नायब बारबक, एवं अपने शिक्षक कयामुद्दीन तुगलक को वकील दर और अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को इसने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया। कि जो इसका चचेरा भाई था मलिक फिरोज, उसको तो नायक बारबक बना दिया और अपने शिक्षक जो था इनका कयामुद्दीन तुगलक खान को वकील दर की उपाधि दी। और सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है इब्न बतूता के बारे में कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा पद दिया था? तो इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। काजी नियुक्त मतलब न्यायाधीश। धार्मिक व न्यायिक मामलों से उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर इसने कि जो धर्म के मामले थे, जो न्याय के मामले थे, उन सभी से जो उलेमा वर्ग था ना मुसलमानों का, उनको वर्चस्व खत्म कर दिया, उनके अधिकार छीन लिए और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। मतलब इसने सभी धर्मों को समान महत्व दिया, सब धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है इसके समय में। उसके इस कार्य से उलेमा जो थे वो इसके कट्टर दुश्मन बन गए। उलेमा कौन होते हैं? जो मुस्लिम धर्म के धार्मिक गुरु होते हैं। तो जो मुस्लिम धर्म के धार्मिक गुरु उलेमा थे वो इसके कट्टर शासक बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि इसने सभी धर्मों को इक्वल जगह दे दी थी। इसने सभी धर्मों को छूट दे दी थी कि कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। इसने ना लोगों से धार्मिक कर लिया, इसलिए जो उलेमा वर्ग था वो इसका कट्टर दुश्मन हो गया। यद्यपि मोहम्मद ने उलेमा का प्रभाव समाप्त कर दिया। कि उलेमा का प्रभाव किसके समय में ख़त्म होता है? तो वो दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट, दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में प्लेग, ब्लैक डेथ की बीमारी फैल गई।
दिल्ली में ही महामारी से इतने व्यक्ति मरे कि दिल्ली की हवा भी दूषित हो गई। इससे बचने के लिए सुल्तान को दिल्ली छोड़कर 1337 ईस्वी से 1340 ईस्वी के बीच मध्य स्वर्ग द्वारे कन्नौज के निकट जाकर रहना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में जो है ये महामारी फैली हुई थी, ये रोग फैला हुआ था प्लेग का। सूफी संत सालार मसूद गाजी व ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इसने एक नया विभाग भी स्थापित किया, दीवाने कोही। इसका प्रधान क्या था? अमीर कोही कहलाता था। कि नया कृषि से जुड़ा हुआ विभाग था ये, कि कृषि से जुड़ा हुआ विभाग कौन सा था? तो दीवाने कोही। दीवाने कोही को किसने स्थापित किया? तो वो आपका आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवान ए कोही जो विभाग था, इसका प्रधान क्या कहलाता था? तो वो अमीर कोही कहलाता था। दक्षिण में 2 प्रभावशाली स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ इसके समय में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, जिनमें एक हिंदू सभ्यता संस्कृति का केंद्र विजयनगर था और दूसरा मुस्लिम संस्कृति का बहमनी। कि विजयनगर और बहमनी राज्यों की स्थापना दक्षिण भारत में किसके समय में होती है? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होती है। यह प्रथम तुगलक सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। कि सती प्रथा पर सल्तनत काल में सबसे पहले रोक किस शासक ने लगाई? तो वो आपका आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम मध्यकालीन सुल्तान जिसने उत्तर व दक्षिण भारत को एकीकरण करने का प्रयास किया। कि जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो है एकता स्थापित करने की, ये राज्य को एक साथ जोड़ने की काफ़ी कोशिश की, काफ़ी प्रयास किए। अब नेक्स्ट इसके बारी बारी से आते हैं, इसने क्या क्या काम किए थे। ये काफ़ी इंपोर्टेंट, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। कि कर वृद्धि हो गई, राजधानी का परिवर्तन हो गया, सांकेतिक मुद्रा भी चलाता है आगे। कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कर में वृद्धि ऐसे समय में की जब वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, प्लेग एक महामारी के रूप में फैल गए। इस प्रकार सुल्तान की यह योजना विफल रही। किसने टैक्स बढ़ाया था, लेकिन लोगों में जो है उस समय दिल्ली में महामारी फैली हुई थी, तो लोगों ने टैक्स को पे ही नहीं किया, लोगों ने कर चुकाए नहीं, तो इसलिए इसकी ये योजना फेल हो गई। सेकंड इसकी योजना थी राजधानी परिवर्तन। कि 1327 में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, या देवगिरी बोल दो या फिर दौलताबाद, कहीं कहीं देवगिरी लिखा था एग्जाम्स में, कहीं कहीं दौलताबाद, स्थानांतरित की उत्तर व दक्षिण भारत के संपूर्ण साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए। इसने, क्योंकि दिल्ली से उत्तर और दक्षिण भारत का कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दिल्ली दूर था, तो इसने दिल्ली, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच दौलताबाद की जगह को चुना, जो कि जहाँ से राजधानी में रहकर दोनों तरफ का शासन संभाला जा सकता था, दोनों तरफ के क्षेत्रों को संभाला जा सकता था। लेकिन न तो जनता इसके महत्व को समझ सकी और न ही इस प्रकार नियंत्रण रखना असंभव हुआ। इसीलिए ये इसकी राजधानी परिवर्तन वाली भी योजना विफल हो गई। अब आगे ये आता है कि ये सांकेतिक मुद्रा चलाता है। सांकेतिक मुद्रा, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। कि पहले चांदी के सिक्के चले हुए थे राज्य में, लेकिन जब ये शासक बना तो इसने तांबे के सिक्के जारी करने शुरू कर दिए। इसका उद्देश्य सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को नष्ट होने से बचाना था। यह चाहता था कि सोने चांदी की जो धातुएं हैं वो ख़त्म ना हो, इसलिए इसने सोने चांदी की मुद्राएं बंद करवा दी और तांबे की एक मुद्रा चला दी। परंतु बड़े स्तर पर नकली सिक्कों का निर्माण शुरू हो गया इसके समय में। मोहम्मद बिन तुगलक ने बाजार से सभी तांबे के सिक्के लेकर सरकारी खजाने से उनके बदले में चांदी के सिक्के दे दिए। इससे खजाना जो है खाली हो गया। यह योजना भी इसकी विफल हो गई। चीन में सर्वप्रथम कुबलाई खान ने 1260 में कागज की मुद्रा का सांकेतिक प्रचलन किया था। इसको वहीं से जो है ये आइडिया आया था सांकेतिक मुद्रा चलाने का। तो ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसने टैक्स बढ़ाने की कोशिश की, कर वृद्धि की, वो योजना विफल हो गई। सेकंड, इसने 1327 में राजधानी परिवर्तन की कोशिश की, इसकी ये योजना भी विफल हो गई। तीसरा था सांकेतिक मुद्रा चलाई, इसने चांदी की मुद्रा की जगह तांबे की मुद्रा चलाई, इसकी ये योजना भी विफल हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, खुरासान अभियान, फोर्थ इसका अभियान है, फोर्थ इसकी योजना है खुरासान का अभियान करना।
इसके अंतर्गत सुल्तान ने मध्य एशिया में स्थित खुरासान राज्य में उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहां पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके लिए इसने अतिरिक्त सेना का गठन किया, 1 वर्ष का वेतन पेशगी में दे दिया, मतलब एडवांस दे दिया सैनिकों को कि हमें खुरासान को जीतना है, 1 वर्ष का 1 साल का जो है आप टैक्स वो पेंशन जो आपने सैलरी एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन जो है हमें खुरासान पर अधिकार करना है। परंतु खुरासान में व्यवस्था कायम हो जाने के कारण सुल्तान की यह योजना भी विफल हो गई। इसका पैसा भी लग गया सैनिकों को देने में और इसे यह खुरासान को जीत भी नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर ये फैल गई थी। इसके बाद में जो है इसका आता है कराचिल अभियान। कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित कराचिल का विद्रोह दबाने और उसे विजित करने के उद्देश्य से सुल्तान ने अपनी सेना भेजी कि जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने कुमाऊं की पहाड़ियों में कराचिल में विद्रोह हो गया था, उसको दबाने के लिए अपनी सेना भेजी। परंतु आरंभिक सफलता के बाद सुल्तान को वहां जन व धन की भारी हानि उठानी पड़ी। इसकी ये योजना भी विफल हो गई। तो हमने इसकी 5 योजनाएं देखी जो कि पांचों ही विफल रही। सबसे पहले थी कर वृद्धि, फिर इसकी थी राजधानी परिवर्तन करने वाली, फिर इसकी थी सांकेतिक मुद्रा चलाने वाली, फिर इसका खुरासान का अभियान, फिर इसका कराचिल का अभियान। 2 अभियान है, एक मुद्रा चलाई, कर में वृद्धि की और राजधानी परिवर्तन किया। नेक्स्ट कि एडवर्ड थॉमस ने इसे सिक्का बनाने वाला सुल्तान कहा, वह धनवानों का युवराज कहा क्योंकि इसके पास काफ़ी सोना था ना, वो कुंड से निकालकर प्रयोग करता था, इसलिए एडवर्ड थॉमस जो इतिहासकार है इन्होंने इसको धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा गया क्योंकि इसने नई मुद्रा भी चलाई थी। राजमुंदरी अभिलेख में से दुनिया का खान कहा गया है। ये पूछा भी जाता है कि दुनिया का खान किसे कहा जाता है, वो मोहम्मद बिन तुगलक को, और किस अभिलेख में कहा जाता है, तो ये राजमुंदरी अभिलेख है, उसमें ये लाइनें लिखी हुई है कि मोहम्मद बिन तुगलक दुनिया का खान था। इसके अंतिम दिनों में लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत जो है स्वतंत्र हो गया। कि जब इसका शासनकाल था 1325 से 1351, तो जब इसका लास्ट में शासन चल रहा था 1350 के आसपास जो है मोस्टली दक्षिण भारत के राज्य स्वतंत्र हो गए और बहमनी, विजयनगर, मदुरै आदि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे आके उभरते हैं। नेक्स्ट कि 1334 में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता आता है। ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता भारत कब आया, 1334 में। किसके समय में आया, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। कहाँ का यात्री था इब्न बतूता, तो वो मोरक्को का निवासी था। इम्पोर्टेंट है, इब्न बतूता से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला। हमने ऊपर पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया और यह इस पद पर 8 साल तक रहा था। याद रखिएगा, ये 1334 में भारत आए और मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता ने भारतीय समकालीन इतिहास पर पुस्तक लिखी, सफ़रनामा। इसको रेहला के नाम से भी जाना जाता है। इसको रेहला नाम इसका काफ़ी फेमस है। पूछा जाता है कि रेहला नामक पुस्तक किसकी है, तो वो इब्न बतूता की। सफ़रनामा किसकी पुस्तक है, तो वो भी इब्न बतूता की। 1351 में इस मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई। उसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। फिरोज शाह तुगलक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसने भी काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए थे। आई होप आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी जानकारियाँ हो गई होगी। इसकी जो है मोस्टली इसने जो जो योजनाएं चलाई थी वो इसकी सारी योजनाएं असफल ही रही थी क्योंकि इसने कर में वृद्धि किया, वो असफल हो गया। इसने देवगिरी को राजधानी बनाया दक्षिण भारत और उत्तर भारत पर नियंत्रण रखने के लिए, इसका वो भी असफल हो गया। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई तांबे की, वो भी इसका असफल हो गया। इसने खुरासान पर आक्रमण करने के लिए सैनिकों को भेजा और एडवांस सैलरी दे दी थी उनको 1 साल के लिए, तो उनकी उसकी ये योजना भी विफल हो गई। और इसने कराचिल का अभियान भेजने करने के लिए भी अपने सैनिक भेजे, लेकिन वहाँ भी इसको असफलता मिली। तो इसलिए जो है इसके बारे में बोला जाता है कि इसकी योजनाएं जो है ऐसी ही होती थी टेम्परेरी, जो कि थोड़े दिनों बाद ही मिट जाती थी। जो इसने राजधानी परिवर्तन किया था तो 1327 में वापस जो है राजधानी को देवगिरी से हटाकर दिल्ली बना लिया गया था। आगे कि दोआब कर में
वृद्धि के कारण जो है, इसका कारण इसने क्यों लागू किया था, क्योंकि दोआब जो इसने टैक्स बढ़ाया था तो वहाँ पर इस उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए इसने टैक्स बढ़ा दिया था। लेकिन जब अकाल पड़ा हुआ था, महामारी फैली हुई थी, तो उस समय इतनी फसल नहीं हुई थी, लोगों ने टैक्स देने से इसके समय मना कर दिया था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बीच में देखिए एक शासक आता है, शासक नहीं, इतिहासकार है, विद्वान है, अमीर खुसरो। इसके बारे में पढ़ते, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके शासनकाल में दरबार में था इसके, कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, एटा के पटियाले गांव में 1253 ईस्वी में हुआ। इसे तूतीय हिंद की उपाधि या फिर भारत का तोता भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि तूतीय हिंद किसकी उपाधि थी, तो वो अमीर खुसरो की थी। और भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्होंने फारसी कविता का भारतीयकरण प्रारंभ किया, कि जो फारसी में कविताएं लिखी होती थी उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया अमीर खुसरो ने, और इन कविताओं को लोगों को समझाया, उन तक पहुंचाया। फारस की एक नई शैली सबक ए हिंद का विकास किया इसने। इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, नूह सिपेयर, देवल रानी, जिसमें कि खिजर खां की प्रेमिका का जिक्र है, तुगलकनामा लिखी इसने, तारीख अलाई अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बारे में लिखी। इसने अपने मसनवी ग्रंथ नूह सिपेर में भारत की जलवायु और उसके पुष्पों का वर्णन किया है, तथा भारत को स्वर्ग का उद्यान, स्वर्ग का बाग कहा है इसने अमीर खुसरो ने। तो इसके मसनवी मीन्स कि जो नूह सिपेर इसने ग्रंथ लिखा था वो इसने अपनी पत्नी के आग्रह पर लिखा था, पूछा जाता है ये भी। तो भारत का स्वर्ग जो है किस पुस्तक में कहा है अमीर खुसरो ने, तो उसने अपने पुस्तक नूह सिपेर में भारत को स्वर्ग का बाग या फिर उद्यान कहा है। दिल्ली सल्तनत के ये सर्वश्रेष्ठ संगीतक थे अमीर खुसरो, जिन्हें गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक का संरक्षण मिला था। ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियानों में भी शामिल थे। इन्होंने कव्वाली गायन शैली भी शुरू की। सितार व तबले के आविष्कारक भी माने जाते हैं। पूछा जाता है कि सितार व तबले का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने। कव्वाली का गायन शैली किसने शुरू की, अमीर खुसरो ने। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अमीर खुसरो के बारे में मोस्टली एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें क्या, कौन सी उपाधि दी, तुर्कुल्लाह की उपाधि दी थी। ध्यान रहे कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के अगले दिन इनकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा झटका लगा था अपने गुरु की मृत्यु का कि वो इस शोक को, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इसने 24 घंटे बाद ही अपने प्राण त्याग दिए। पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। और इनकी सितार व तबले का आविष्कार निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। गयासुद्दीन बलबन व गयासुद्दीन तुगलक का संरक्षण मिला। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा था दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि बीच में जो छोटे छोटे शासक थे वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए गद्दी पर बैठे, और सबसे ज़्यादा ये बलबन के समय में तो आया ही था। इसने गयासुद्दीन तुगलक का भी देखा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी इसने दरबार में काम किया था। तो ये आज आपका था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी कई नई नई चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इनके आपको ये जो इसके अभियान जो थे, इनको आपको ध्यान रखना है। इनका कर्म जो है, सबसे पहला आएगा देवगिरी को राजधानी बनाना, क्योंकि इसका कर्म पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं असफल हुई थी उनका कर्म बताइए। तो सबसे पहला था राजधानी वाला, कि राजधानी वाला है सबसे पहले नंबर 1 पे कौन सा आएगा, राजधानी। तो राजधानी इसने कब बदली थी, दिल्ली से दौलताबाद 1327 ईस्वी में। ये हो गया नंबर 1 पे। आपका नंबर 2 पे आएगा, किसने सांकेतिक मुद्रा भी कब चलाई, ये भी 1327 में चलाई इसने। सांकेतिक मुद्रा 1327, पहले राजधानी परिवर्तन था, फिर सांकेतिक मुद्रा का था। फिर आता है इसका खुरासान का अभियान, वो कब से कब था, 1332 से 1334 के बीच में था। इसका कराचिल का अभियान, ये भी 1332 से 1334 के बीच में था। फिर इसका नेक्स्ट आता है आपका दोआब में कर वृद्धि, सबसे लास्ट में इसने ये योजना चलाई 1335 से लेकर 1336 ईस्वी तक।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मेरे साथ याद कीजिए कि इसकी असफल योजनाएं जो थी उनका क्रम क्या है। सबसे पहले राजधानी परिवर्तन 1327, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा 1327, उसके बाद खुरासान का अभियान 1332 से लेकर 1334 ईस्वी के बीच में। फिर आता है इसका कराचिल का अभियान, ये भी 1332 से 1334। याद रखिएगा, पहले खुरासान का अभियान चलाया, फिर कराचिल का अभियान चलाया। नेक्स्ट आपका है दोआब में कर वृद्धि, कि जो टैक्स बढ़ाया था इसने दोआब के क्षेत्र में, वो 1335 से 36 तक बढ़ाया था। ओके, एडवर्ड थॉमस को हमने ऊपर पढ़ा था कि इसने उसको धनवानों का राजकुमार है बोला है। ये पूछा जाता है कि धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है। एडवर्ड थॉमस ने कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को। एक और इससे क्वेश्चन आता है मोहम्मद बिन तुगलक से कि प्रथम सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का जिसने कि अकाल संहिता बनवाई। इसने क्या बनवाई थी? अकाल संहिता बनवाई। कि अकाल के समय में इसने सारा रिकॉर्ड रखा था अकालों का, इसलिए इसने अकाल संहिता का निर्माण करवाया। और इसके समय में पूछा जाता है कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक के समय सबसे ज़्यादा विद्रोह होते हैं, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके समय में दक्षिण भारत में 34 विद्रोह होते हैं। टोटल 34 विद्रोह होते हैं, जिसमें से दक्षिण भारत में 27 विद्रोह हुए। इन्हीं विद्रोहों के कारण जो है दक्षिण भारत के इतने सारे राज्य जो थे वो स्वतंत्र हो गए, जिनमें से मदुरै, बहमनी, विजयनगर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। याद रखिएगा, 27 विद्रोह इसके समय में दक्षिण में हुए थे, जिसके कारण इसका दक्षिण से कंट्रोल खत्म हो गया। एक ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन सा था जिसने कि हिंदुओं के त्यौहार होली व अन्य त्योहारों में भाग लिया। होली खेलने वाला या फिर हिंदुओं के त्यौहार मनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसके समय में दास प्रथा नहीं थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब इसकी मृत्यु होती है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो जो बर्नी इतिहासकार है वो लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, क्योंकि इसने ऐसा ही राज्य चला रखा था। इसकी जो योजनाएं बनाता वो सारे विफल हो जाते थे। तो इसकी मृत्यु पर इतिहासकार कहते हैं कि इसकी प्रजा को तो इसके साथ सुल्तान से मुक्ति मिल गई, और जो सुल्तान मर गया है वो उस अपनी प्रजा से पीछा छूटा गया, वो मर गया। तो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे मोहम्मद बिन तुगलक से ज़्यादा क्वेश्चन तो बनते हैं इसके, इन्हीं से जो मैंने आपको योजनाएं बताई ना 5, इनका क्रम मोस्टली पूछा जाता है, क्योंकि इसकी 5 योजनाएं विफल हो गई थी। इसकी यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, राजधानी परिवर्तन अभियान से, सांकेतिक मुद्रा से, और दोआब में कर वृद्धि से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट शासक करेंगे फिरोज शाह तुगलक। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।